जरदारी साहब जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक थ्रेट साबित हो रहा है। इंज नहीं होंदा, इंज नहीं होंदा। इंज नहीं होंदा। अगर ये तहरीक खुदा ना खास्ता वो डेमोक्रेसी गो में तब्दील हो गई तो उसके जिम्मेदार शरीफ बिरादरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस दिन से इस चीज़ का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। काफ़ी सारे हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। पहले जब जजेस बहाली का क्या था तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मज़ीद आगे नहीं चल सकेगी, लेकिन जब जजेस को बहाल कर दिया गया तो वो मामला भी टल गया। इसके बाद हमने देखा NRO केस का फैसला आया, उस वक्त भी कहा जा रहा था, डिफरेंट डेट्स दी जा रही थी कि 2 महीने में 3 महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। इतना कि जब इक़्तिदार जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी जब हुकूमत को छोड़ के चले गए, MQM और इसके बाद JUIF और इससे पहले मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तब भी जो है हुकूमत अपनी जगह पर कायम रही और ये हकीकत है कि हुकूमत इस वक्त बरकरार है और मुमकिन है कि अपने 5 साल मुकम्मल कर ले। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से कोशिश कर रही है कि हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। जलसे भी हो रहे हैं, उनके धरने भी हो रहे हैं, उन धरनों में नारे लगाए जा रहे हैं गो ज़रदारी गो के। इसके अलावा सिर्फ बात नारों तक नहीं है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने इस हालिया सैलाब के बाद 3 दौरे किए हैं सिंध के और आज भी वो सिंध में मौजूद है। तो इसका मतलब वो अपनी कैंपेनिंग जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं है, पीपल्स पार्टी भी जो है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने कर रही है, रैलियां निकाल रही है और उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि गो नवाज शरीफ गो और गो शहबाज शरीफ गो के नारे लगे जा रहे हैं। शजील मेमन साहब ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमने आपको सुनाई भी अभी, कि ये गो की जो सियासत है उसका इख्तिताम क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गो डेमोक्रेसी के नारे भी लगने लगेंगे, और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी इसकी जो है वो नून लीग पर होगी। 3 साढ़े 3 साल में हमने काफ़ी सारे नून लीग के जो मेहमान हैं उनसे ये सवाल किया है कि आप बड़े सॉफ्ट रहे हैं, एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार आपने अदा किया है, तो उस पर उनका ये कहना होता था कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिससे हुकूमत डीरेल हो जाए, लेकिन अब वो ये इकदाम उठाने के लिए तैयार है। क्या उनको इतना यकीन है कि सिर्फ गो ज़रदारी गो तक ही बात रहेगी और गो डेमोक्रेसी तक बात नहीं जाएगी? हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पर ज्वाइन करने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ शो पर मौजूद होंगे कुछ ही मिनट में। महरीन अनवर राजा साहिबा, पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा। क्या वजह है कि 2 पार्टीज़ जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करती हैं, आपकी पार्टी नून लीग को राज़ी करती है इलेक्शन 2008 के लड़ने पर, और इसके बाद आप लोग इत्तेहादी भी बनते हैं, फिर नून लीग सॉफ्ट ऑपोजिशन का किरदार भी निभाती है, लेकिन आज दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि गो ज़रदारी गो के नारे लग रहे हैं, गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपका जो टॉक शो है, इससे पहले भी जब हुकूमत शुरू हुई थी तो मैं एक बात हमेशा कहती थी कि हमें पॉलिटिकल मेचोरिटी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। जो रिकन्सिलिएशन की हम सियासत लेके चले, जैसे अली ज़रदारी साहब ये सियासत लेके चले, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो सिर्फ इस वजह से थी कि हम एक दूसरे के अंदर गुंजाइश पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, और जो अवाम ने एक मैंडेट दे दिया है, एक अरसे के लिए दे दिया, और वो अरसा 5 साल है, और आइन भी आपको यही कहता है कि 5 साल आपकी हुकूमत जो भी मैंडेट लेके आती है अक्सरियत का, उसका हम इज़्ज़त करेंगे। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये कहा, जनाब नवाज साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। आज 3.5 साल गुजरने के बाद और हमारी कामयाबियाँ फेडरल गवर्नमेंट की अगर आपको मैं बताऊं तो वो बेतहाशा हैं। मैं ये बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ
कि वो काम जो पिछले 60 साल में नहीं हो सके, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद NFC की सूरत में, 18वीं तरमीम की सूरत में, मैं सुन लें, मैं आपको प्लीज़ मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बताऊंगी। और जो बात मैं कह रही हूँ शायद बहुत से लोगों को पसंद इसलिए ना आ रही हो। आप कहते हैं आम आदमी को क्या मिला, क्या उसकी रोटी सस्ती हो गई, क्या उसके घर बिजली आना शुरू हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज जो भी कुव्वतें जो ये सोच रही हैं कि इस गवर्नमेंट को हम डिस्टेबलाइज करें 3.5 साल में, क्या वो भूल गई हैं कि अगर जमहूरियत की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेंगे तो आमरीत आएगी। प्लीज़ मेरे ये अल्फाज नोट कर लें, फिर कोई पॉलिटिकल हुकूमत नहीं आएगी और आमरीत आएगी। उसकी सूरत क्या होगी जब वो आएगी तो आप देख लेंगे। हमने क्या किया, हमने सिमत का तयन किया, हमने पॉलिसीज़ दी। फेडरल गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ देना। देखिए 100 साल फाटा रिफॉर्म्स नहीं हो सके, 100 साल के बाद इस हुकूमत में हुए। फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दे दी है, अब प्रोविंसेस को उनके इख्तियारात दे दिए गए। प्रोविंसेस को कमेटीज़ बनाने चाहिए ताकि एक आम आदमी को जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो वहाँ पे उसके पास जाए। देखिए बात ये है कि आज जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दयामीर भाषा डैम का इफ्तिताह किया, जिससे 4500 मेगावाट सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। ये कोई एकदम होने वाली चीज़ें नहीं है। आपने काफी सारी ऐसी बातें की हैं। आप कहते हैं मैं चाहूंगा हम बारी-बारी चीजों को लेकर चलें, क्योंकि आपने काफी सारी ऐसी बातें की हैं जिस पर मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूं। 4 साल हो गए, और मैं उस पर आपसे मजीद वजाहत भी मांगना चाहूंगा। 4 साल हो गए हुकूमत को, अगर आप बिल्कुल 4 साल हो गए, मगर क्या ड्यूरेशन देखें जो काम हम कर रहे हैं, दहशतगर्दी की लहर है, आपके मुल्क में एक जंग का सा समा है, उसके बाद फ्लड्स आ जाते हैं, जो मैं समझती हूँ शायद हमारी एक चैलेंज को और मज़ीद उन्होंने वास्ट कर दिया है। मगर देखिए मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग धरनों की सियासत कर रहे हैं वो धर लिए जाएंगे, धरनों की सियासत करने वाले धर लिए जाएंगे, और हम रिकंसिलिएशन पे ही चलेंगे, हम मुफाहमत पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन धरनों की सियासत तो आप भी कर रही ना। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इसीलिए मेंशन किया। मेरीन साहिबा अगर आपको आवाज आ रही हो, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अकेली हो चुकी है, इनका एजेंडा है हुकूमत गिराओ। आप देखें कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं हैं वो भी कहती हैं हुकूमत गिराओ, मगर ये सब इकट्ठे नहीं हो सकते। ये पावर की सियासत कर रहे हैं, ये हुकूमत लेना चाहते हैं कि हुकूमत में इनको बड़े ओहदे मिलें। मगर मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर इस दफ़ा ये हुकूमत डिरेल हुई, जो इंशाल्लाह इनके इन हरबों से और इनकी इन हरकतों से नहीं होगी, क्योंकि कौम बहुत विजिलेंट हो चुकी है। और यह मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरीन साहिबा भी आ जाएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मुझे इजाज़त दें आप, तो मैं औरिया मकबूल जान साहब से भी उनका इनिशियल रिएक्शन ले लूँ। औरिया मकबूल जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। महरीन अनवर साहिबा की अगर आपने बात सुनी हो तो वो ये कह रही हैं कि अगर हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की गई तो सिस्टम डीरेल हो जाएगा और अगली जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी, फिर जो है फौज ही आएगी। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए देखिए मसला सारा ये है, हमने ये तस्वर कर लिया है, मैंने कहा फिर जो भी बुनियादी तौर पर वो फौज हो या किसी भी सूरत में हो वो आपके सामने होगी, मगर आएगी आमरीत ही। जब भी जमहूरी प्रोसेस डिरेल होता है तो आमरीत ही टेक ओवर करती है, उसकी शक्ल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना और ये मकबूल जान साहब से कि क्या ये मुमकिन है कि इस हुकूमत के बाद दूसरी जमहूरी हुकूमत आए, या ये ज़रूरी है जैसे आप कह रही है कि आमरीत ही आएगी? जी औरिया साहब। देखिए दो चीज़ें बड़ी कमाल की हमारे मीडिया ने और बाकी सारी चीज़ों ने दुनिया को बता दी हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर, कि दुनिया में इंसान भूखा मर जाए, इंसान के पेट में रोटी हो ना हो, उसको कपड़े मिले ना मिले, उसको गैस मिले ना मिले, उसको बिजली मिले ना मिले, सिस्टम बहरहाल बचना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सबसे मुकद्दस चीज़ है। इंसान की जान मुकद्दस नहीं है, इंसान की ज़िंदगी मुकद्दस नहीं है, इंसान का पेट मुकद्दस नहीं है, इंसान की ज़रूरियात मुकद्दस नहीं है। बचा लो सिस्टम को, बाकी सारे करा 16 करोड़ 18 करोड़ लोग जाएँ वो जहन्नम में जाएँ। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में जब इस तरह के फ्रिजाइल सिस्टम को बचाने की कोशिश की जाती है तो लोग खड़े हो जाया करते हैं, और लोग हमेशा खड़े होते हैं। बड़ी मदद से मैं बातें सुन रहा था, उनके कहते हैं जब मैं 3.5 पाको हिंद में मैं एक मिसाल देता हूँ, 4 साल और 3 महीने शेरशाह सूरी ने हुकूमत की थी। शेरशाह सूरी ने 4 साल 3 महीने के अंदर इस बड़े सगीर पाको हिंद की सबसे बड़ी ग्रैंड ट्रंक रोड नंबर सिर्फ 1 बनाई। उसके साथ साथ उसने हर एक कोस के ऊपर एक कुआं खोदा और एक सराय तकसीम की। बेस्ट पॉसिबल डाक का सिस्टम उसने वहाँ पर बिल्ड किया।
उसने पूरे बरसगीर पाक व हिंद की ज़मीनों की तकसीम की और उसने तमाम जरेब का जो पटवारी सिस्टम है वो लेके आया। उसके साथ साथ उसने परगना बनाया जिससे हमारा आज का डिस्ट्रिक्ट सिस्टम निज़ाम चलता है। ये थी एक बंदे के काम, ये किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया था। और दुनिया में 200 मुल्क ऐसे हैं जिनमें तरक्की की अगर रफ्तार देख ली जाए तो आपको आमरीत के दरमियान तरक्की किए हुए लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको सिंगापुर की मिसाल मिल जाएगी। ली कुआन हुआ ने जब उसको फरीद ज़करिया को कहा था, उसने कहा हमें 200 साल की अय्याशी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये साहब पूरे मगरब की तरह 200 साल की तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम फ्रेजाइल है और ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई जो है बुराई नहीं कि सिस्टम खत्म हो जाए और आमरीत आ जाए। लोग चेंज करेंगे, आप नहीं, लोग चेंज करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो पार्टियां उठी हैं उनके खिलाफ शहजाद अगर इजाजत दें तो मेरे मोहतरम जो हमारे भाई हैं उन्होंने एक बात की कि शेर शाह सूरी के ज़माने में, देखिए शेर शाह सूरी के ज़माने में ना वो दहशत गर्दी थी, ना इस तरह के मामलात थे, ना शेर शाह सूरी के ज़माने में 4 दफ़ा डिक्टेटरशिप आके मुल्क का तसलसल का और जो पॉलिसीज़ है उनका बेड़ा गर्क किया था। शेर शाह सूरी की मिसाल देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए शेर शाह सूरी साहब को एक साइड पे छोड़ दें, हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, लेकिन ये बात तो उनकी सही है ना। आप ये बात क्यों नहीं करते? हमारी हुकूमत ने चले बहुत काम खराब किए होंगे मगर कोई काम अच्छे भी तो किए हैं, वो आप क्यों नहीं बताते? आप ये मुझे बता दें, ठीक है, नहीं है कि जो NFC अवार्ड क्या आपके ख्याल में नहीं समझते 17वीं तरमीम जो आप लोग रोते थे, आप लोग चीखते थे कि 17वीं तरमीम खत्म नहीं होगी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो तरमीम को खत्म करवाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स को बिठाया। आप ये क्यों नहीं बात करते कि फाटा रिफॉर्म 100 साल के बाद हुए, गिलगित बल्तिस्तान का, काला ढाका का, हमने फेडरल गवर्नमेंट ने सिमत मुअय्यन करनी होती है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। लेकिन ये मुझे बताएं, सिमत अगर आपने डायरेक्शन दे दी है, एक आम आदमी पे इसका इफेक्ट आएगा। सवाल तो सुन ले, इसी चीज पे महरीन साहब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सीखना चाहिए आम आदमी पर इसके असरात कब हमें नजर आएंगे? बात मानती हूँ, अगर आप कह रही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपने दी है तो क्या बलूचिस्तान के हालात बदल गए हैं? क्या फाटा में लोग आपकी इस हुकूमत से खुश हैं? परवेज मुशर्रफ देखते हैं, याया खान देखते हैं, अयूब खान देखते हैं। खुदारा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप ये बात ज़रूर करें, मेरी गलतियों पे, हुकूमत की गलतियों पे पिन पॉइंट करें, मगर उस हद तक जहाँ तक जमहूरियत की खिदमत हो उस हद तक नहीं जहाँ आप जमहूरियत को डिरेल करने की बातें करें। अच्छा तो ठीक है, दुनिया आपको देख रही है। अब महरीन साहिबा आप वन वे ट्रैफिक चल रही है, आप बात करते जा रही है और मेरा सवाल नहीं सुन रही है। 11 साल अमरीत तो बर्दाश्त कर लेती है मगर 3.5 साल जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करती और धरनों पे उतर आती है। मैं समझती हूँ ये बात बिल्कुल जायज़ है कि बहुत से मामलात शायद ठीक ना हों, आप आए हमारी मदद करें उनको ठीक करने पे। अगर बिजली नहीं है, क्यों नहीं है? 1994 में बीबी साहब, अच्छा मैं माजी में नहीं जाना चाह रहा, हम आप कह रही कि हमने सिमत का तयन किया है तो हम आज की सिमत पे बात करते हैं, माजी में ना जाए। महरीन साहब वो प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड होता है ना, इसलिए, वरना कभी आपस में बैठेंगे कॉफी पीते हुए तो हम बड़ी माजी की बातें कर लेंगे। और ये साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, नहीं करूंगी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कॉफी पीते हुए बात करूं। मैं सड़क पे चलते हुए, इन्हीं सड़कों पे हमने मारें खाई हैं, हमने अदलिया को आजाद कराने के लिए, मार खाते हुए बात कर लेंगे इस मौजू पे के लिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, ना मैं उन कंपनियों में से ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की कि जो कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। मैं ग्रास रूट लेवल की एक वर्कर हूं और मैं गुजारिश करती हूं कि मैं गलत हो सकती हूं। ठीक है, मुझे औरिया साहब से सवाल करने दें कि क्या मेरी नीयत साफ है, क्या मेरी सिमत ठीक है, तो आए आके मेरी मदद करें। अच्छा ठीक है महरीन साहबा चीनी करें, सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा। मैं भी अपने सवाल कर लूंगा, आप जवाब दे देंगे। अगर आप तकरीर करने पे आ जाएंगी तो मौका हमारे दूसरे मेहमान को भी नहीं मिलेगा ना फिर। नहीं मैंने तकरीर नहीं की, मैंने आपको आप सवाल नहीं सुनती है ना जी, कितने बुरे हो मगर हमने काम तो किया ना जी। और ये मकबूल साहब आपने कहा कि ये हुकूमत जो है सिस्टम बचा रही है और अवाम की इनको परवाह नहीं। ये तो कह रही है कि अवाम के लिए हमने बड़े बड़े काम किए हैं, NFC अवार्ड, इसके अलावा 18वीं तरमीम, और वाकई हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये बड़े काम है, लेकिन अवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिला, ये भी एक हकीकत है।
उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप प्रायोरिटीज़ ये रख लें कि प्रायोरिटीज़ हमारी ये है कि हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही सेव करना है और पब्लिक की हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर यही हुआ करता है। फिर वो कहते हैं जी हमने लॉन्ग टर्म लंबा बीज बो दिया, पब्लिक जो है गुज़श्ता तवील अरसे से बहुत जैसे कहते हैं प्रेशर में होती है और पब्लिक चाहती है कि किसी किस्म का रिलीफ। आप देखें पब्लिक की होप्स क्या थी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल में किसी सियासी पार्टी ने कोई मूवमेंट चलाई है, तो ये तारीख की बहुत बड़ी बददियानती है। ये वो लोग थे कि जो पूरे 10 साल के अंदर केक काटते थे सालगिरहों के, और उसके बाद तकरीरें मुसाफी जो थे वो आके उनकी तस्वीरें बना के लगा जाते, उसके अलावा कोई जुलूस कोई धरना नहीं निकला। एक चीफ जस्टिस की मूवमेंट के ऊपर लोग आए और इनके झंडे नजर आने शुरू हुए, ये अपने बिलों से बाहर निकल आए और उन्होंने आके कहा कि हम भी आपके साथ हैं। और तमाम पार्टीज पूरे 10 साल उन्होंने आमरीत का इंतजार किया मुकम्मल तौर पे। कोई पार्टी हो, खा वो PMLN हो, खा वो PMLQ हो, खा वो पीपल पार्टी हो, सिर्फ केक काटने तक और सालगिरह मनाने तक इनके महदूद था। छोटे छोटे सेमिनारों के अंदर टोटल आप अखबारें उठा के लेके रिकॉर्ड मौजूद है और मूवमेंट एक चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे जोरों शोर से आमरीत की मुखालफत की है। मैं एक बात आपको बताती चलूं कि बिल्कुल जो आजाद अदलिया की एक तहरीक कोई एक जुलूस बताइएगा, आप जुलूस बताइएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें जाने दी हैं, कुर्बानी दी हैं और बिलों से चूहे बाहर निकलते। चूहों को जानते होंगे, हम लोग शहीदों की पार्टी हैं, हम कुर्बानी देने वालों की पार्टी हैं। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बात करते हुए हमें एक दूसरे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। मैं आज ये आपको बात करती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नवाज पार्टी या कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान जो पॉलिटिकल वर्कर है उसकी एक इज्जत करनी चाहिए। और ये कह देना कि बिलों से निकल आए हैं, तो हम लोगों ने शहादतें दी हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब आप बाहर भी बैठ सकती थी, मुल्क को कौम के लिए वापस आई हैं, आपके लिए वापस आई हैं। मैं समझती हूं आप जरूर तनकीद करें, मैं तनकीद से आपको मना नहीं करती। आप जरूर हमें कहें कि बिजली लेके आओ, आप जरूर कहें कि ये लेके आए, मगर इसमें हमारा साथ दें। क्या कभी आपने साथ दिया? आप लोग बंद कमरों में बैठ के चाय की प्याली पे बैठ के मेरीन साहिबा लिख के समझते हैं कि मुल्क को कौम के देखिए मेरीन साहिबा मेरीन साहिबा देखिए बात सुन ले, अब बात सुन ले मेरीन साहिबा मेरी बात सुने आप मेरी बात सुन ले मेरीन साहिबा। जिस वक्त ये आपकी गवर्नमेंट आई थी, आप पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम चैनल्स को उठा लें, अखबारात को उठा लें, जितनी उम्मीदें इस पार्टी के साथ लोगों की वाबस्ता की गई, आसिफ जरदारी साहब के उस बयान के साथ, पाकिस्तान खपे के साथ जितनी उम्मीदें वाबस्ता की गई, जिस तरह हीरो बनाया गया, जिस तरह कहा गया कि ये लोग तब्दीली लाएंगे, आप सोच नहीं सकते कि कितना साथ दिया इस मीडिया ने आपका, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, मीडिया ने पब्लिक सुने, अब बात सुन ले, अब बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात बारी बारी बात कर ले, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मीडिया वही पेश करेगा, मीडिया वही पेश करेगा जो लोग, मैं भी गलत हो सकते हैं मगर आप हैं हमें ठीक करने वाले, हमने सिमत ले ली है। आप हमें बताएं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब स्टॉक ऑप्शन स्कीम की बात करते हैं, वो 12% शेयर्स जो हैं, अच्छा ये किस तरह की सिमत है मेरीन साहिबा? कल जो है रेलवे, पाकिस्तान रेलवे जो है वो बंद हो गया था, रेलवे मुलाजिम जो है वो ट्रेन की पटरी पर लेटे हुए थे, इनका करते हैं, मैं सिमत की कोशिश की बात करते हैं मेरीन साहिबा, कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। मेरीन साहिबा ये सिमत आपकी जो बात कर रही है ना कि डायरेक्शन हमने दे दी है, मुझे जरा बताएं कौन सी सिमत दी है? पाकिस्तान रेलवे कल बंद था, ठीक है, मुलाजिम जो है वो ट्रेन की पटरियों पे लेटे हुए थे, 10 जहाज PIA के बंद पड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं, OGDCL का हाल आपके सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल अरबों का कर्जदार है इस वक्त, तो किस किस्म की सिमत दे रही हैं आप? तो कर्जे देती जा रही है आने वाली जनरेशन के लिए। अच्छा, अब जो बात मैं करूंगी आप उसमें इंटरप्शन तो नहीं करेंगे ना जी? आप मुख्तसर रखें ताकि मौका मैं तमाम मेहमानों को दे सकूं ना। देखिए क्योंकि जब मैं अपना सक्सेस गिनवाना शुरू हो जाऊंगी, आप सक्सेस ना गिनाएं, आप मुझे इन इश्यूज पे बात कर लें। जो मैंने सवाल किया है, जिन इदारों के मैंने नाम लिए हैं, वहां आप मुझे बता दें आप क्या सिम देने जा रहे हैं। सारे सवालों का जवाब भी तो दे रही हूँ ना। नहीं, मैंने जिन इदारों के नाम लिए हैं, शुरू करती हूँ अपनी, जिन इदारों के मैंने नाम लिए हैं, जिन इदारों के मैंने नाम लिए हैं, आप मुझे बता दें वहां पे आप क्या सिम प्रोवाइड कर रही हैं? खत्म नहीं होगी क्या है? 17वीं तरमीम कोई खिलौना नहीं है। 17वीं तरमीम वो है जो सिस्टम को डिरेल कर रही थी। आप 18th अमेंडमेंट लेके आए हैं और 18th अमेंडमेंट एक सिमत है,
1973 का आइन अपनी सही जगह पे आ गया है। अगर एक डिपार्टमेंट रेलवे है, PIA या कोई और डिपार्टमेंट में, उसमें अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुई है उसको ठीक किया जा सकता है, मगर ये कह देना कि पूरा सिस्टम तबाह हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, ये बात अच्छी नहीं है। मैं आपकी बात मानती हूँ, मिसमैनेजमेंट हुई होगी, हमें उसको ठीक करना है, मगर ये कह देना कि पिछले 4.25 साल में कुछ नहीं हुआ, ये अफसोसनाक है। इसीलिए मैंने आपको बताया 32 डैम पे काम हो रहा है, क्या ये बात ठीक नहीं है? दयामीर भाषा का आज इफ्तिताह हुआ, क्या ये बात ठीक नहीं है? मंगला रेजिंग इफ्तिताह हुआ और उससे कितने मेगावाट सिस्टम में शामिल हुए, ये क्या कामयाबी नहीं है? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान, काला ढाका, फाटा रिफॉर्म्स, किस चीज को आप कामयाबी कहते हैं? मुझे बताइए। इस वक्त टीम वर्क की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर टीम वर्क नहीं करेंगे तो सिस्टम का बचना मुश्किल होगा, और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आएगी जो धरने दे रहे हैं, क्योंकि धरने देने वालों को फिर भरना भी पड़ेगा और कौम अब माफ नहीं करेगी। ठीक है। अब औरिया मकबूल जान साहब, मैं आपको वक्त दूंगा, आप इस चीज का तसल्ली से जवाब दे दें, क्योंकि पहले भी आपने कहा कि प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है, पब्लिक इंटरेस्ट की क्या चीजें हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ये कह रही है हमारे तो लॉन्ग टर्म प्लान है, 32 डैम्स पे काम हो रहा है। जी मैं अर्ज करता हूं। अच्छा, जवाब तो देने दें। और ठीक है, शॉर्ट टर्म भी आपकी। मैं अर्ज करता हूं कि इन्होंने कहा मैंने 17th अमेंडमेंट खत्म कर ली। मैं प्रायोरिटीज की बात करता हूं। होता यह है कि जब आप पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से पब्लिक को मुतमईन करते हैं तो फिर आप 17वीं करें या 18वीं करें, पब्लिक आपके साथ होती है। नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिलकर 8th अमेंडमेंट जो थी वो ख़त्म की, और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर लिया। पब्लिक साथ नहीं थी, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला था। परवेज़ मुशर्रफ ने आके पाँव की जूते के ऊपर सारी अमेंडमेंट उखाड़ फेंक दी। कोई भी अमेंडमेंट्स, किसी किस्म का भी कानून जो कि पब्लिक को मुतमईन किए बगैर बनाया जाता है, वो बुनियादी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। पब्लिक का एक तूफान होता है जो उठता है वो चला जाता है। बुनियादी काम जो पीपल पार्टी तो उन पार्टियों में थी कि जिसके लिए लोग पब्लिक के दिल धड़कते होते थे। मैं 70s के मैं पीपल पार्टी को देखा है कि रेडी वाला, आम छोटा सा आदमी, मजदूर, ऐसे पागलों की तरह इनके साथ दीवाना वार इसके साथ था जिसका आप तस्वीर नहीं कर सकते। लेकिन उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी कि क्या ऊपर से सूरत अमेंडमेंट्स आई है जहाँ से वो अपने तौर पे और चलता था। लेकिन बाकी उनके भुट्टो साहब का मसला यह था कि वो पब्लिक के साथ उनका डिस्कनेक्ट कभी नहीं हुआ था। ये सूरत हाल जो भी है कि फर्स्ट टाइम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका पब्लिक के साथ डिस्कनेक्ट हुआ है। हमारे बारे में हमें कहते हैं कि हम आपका साथ नहीं देते। मसला सारा ये है कि मेरे जैसा बंदा जो लिखने वाला है या आप जैसा एंकर पर्सन, वो तलवार की धार पे चल रहा होता है। वो अगर पब्लिक की सेंटीमेंट के खिलाफ बोलेगा, लोग उसको स्विच कर देंगे, उसकी रेटिंग एकदम गिर जाएगी, इसलिए कि उसको पता है कि मैं पब्लिक के खिलाफ बोल रहा हूँ, पब्लिक के मैंडेट के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो किसी तौर पर नहीं, रेटिंग इसलिए कि रेटिंग पब्लिक को, रेटिंग पब्लिक कह रहे हैं कि पब्लिक की पल्स समझना जरूरी है। पब्लिक से बुरा भला भी अपने आप को कहलवा के वो काम करोगे जो पब्लिक के लिए बेहतर है। पब्लिक के लिए आपको पब्लिक वोट देती है, मुझे पब्लिक रेटिंग देती है। मुझे रेटिंग से कोई नहीं है, आपको वोटों की परवाह है। मगर जो मैं फैसला कर रही हूँ, बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी खुदारा मुझे अंदर कर दो, मगर जो पॉलिसीज में लेके आ रही हूँ एनर्जी पे, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना है। रेटिंग से कुछ नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंकर हैं या जो सहाफी हैं उनके और अवाम के बीच में कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। मैं बात स्टेबिलिटी की कर रही हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ जरदारी साहब का आपने आर्टिकल, मुझे ब्रेक के बाद 1 मिनट दीजिए। जी ब्रेक के बाद मैंने आपको वैसे भी काफ़ी सारे मिनट दे दिए, लेकिन मैं 1 मिनट को दे दूंगा और इसके बाद मजीद सवाल भी करेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है, अक्सर वो हमें नज़र नहीं आती। जब कंसेंसस की ज़रूरत होती है कि नैब का चेयरमैन कौन होगा, जजेस की तकर्री के हवाले से, तो वहाँ पर हमें कंसेंसस नहीं नज़र आता। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।